आज सबसे पहले हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ की हिस्ट्री के बारे में 2-3 स्टेटमेंट समझेंगे। उसके बाद फीचर्स C++ में क्या इम्पोर्टेंट्स हैं उसको समझेंगे, और ऐसे ही हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी जो रिलेट होती है प्रैक्टिकल से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से सभी स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि थ्योरी को बार बार पढ़ा करें, जिससे कि आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे। कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं, उसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थ्योरी आपके कभी भी वाइवा या फिर प्लेसमेंट में काम आती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was developed in 1980 by Jaren Strauss. तो ये नाम आप याद रखें, इस नाम से आपको बहुत इम्पोर्टेंट कल्चर मिला है, दैट इज C++ का। ये कहाँ बनी थी? ये बेल लैबोरेटरी AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, एक लेबोरेटरी है USA में, वहां पे इस लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ था। तो दिस साइंटिस्ट जरेन स्ट्रॉस्ट्रैप is also known as a founder of C++ language. तो इसको हम फाउंडर भी जानते हैं। तो इसको कभी आप भूलेंगे नहीं, हर समय याद रखेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट कि ये डेवलप किसके लिए की गई थी? फॉर एडिंग ए फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। नॉर्मली जो C लैंग्वेज है वो इसके अंदर में फीचर्स बढ़ा के इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में इन्वॉल्व किया था। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट वाज डेवलप्ड बाय एडिंग फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, और प्रोग्रामिंग में भी हम बहुत चीजें C से रिलेटेड देखते हैं। हर बार हमें लगता है कि हम ये C लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। तो उस समय आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि C लैंग्वेज ये एक्चुअल में कहा जा सकता है कि ये इसका सबसेट, ठीक है। तो सुपरसेट आपका C++ आ जाएगा, मतलब इनर सर्कल जो है C है, और उसके ऊपर जो एक और सर्कल आ रहा है दैट इज यूर C++, और उसके ऊपर जो प्लस आएगा वो जावा का आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेवल्स बनी हुई हैं लैंग्वेज की। तो हम ये बोल सकते हैं कि विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजिंग द C कंपोनेंट, हमने C के जो स्ट्रक्चर को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है। आप अगर दोनों को बहुत बारीक से कंपेयर करेंगे तो मोस्टली आपको जो चेंजेस मिलेंगे वो एडिशनल ही मिलेंगे, जो जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, या इफ स्टेटमेंट है, या इवन आप प्रिंटफ स्कैनर भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमें ये समझ के अच्छा लग रहा है कि हमने एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली है, अब हमें दूसरी लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, C++ प्रोग्रामिंग इज रिलेटिव ऑफ दिस C लैंग्वेज। तो रिलेटिव का मतलब मैंने वही एक वर्ड यूज किया था, इट इज ए सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। तो इसको आप नहीं भूलेंगे कि जो C++ लैंग्वेज है इट इज ए रिलेटिव, है ना, इट इज ए बेसिकली सुपर सेट ऑफ C। इसका मतलब क्या हो रहा है?
इसका मतलब कि जो वैलिड सी प्रोग्राम है वो C++ में भी रन हो सकता है। तो वैलिड सी प्रोग्राम जो भी आपने बनाया है, लेकिन उसका एक्सटेंशन आपको C++ बनाना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम उसे इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम को कॉपी करेंगे तो हमारा C++ में वो प्रोग्राम एज इट इज रन हो सकता है। हाँ, नया फीचर्स जो है जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा हेड, ये जो फीचर्स हैं जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में समझा था पहले, वो सारी चीजें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो चीजें सी में नहीं रन हो सकती है। सी इसका क्या है, एक्चुअली सबसेट, और C++ क्या है, सुपरसेट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। अब C++ के फीचर्स की तरफ आप ध्यान दीजिए। तो C++ का फीचर्स आपको करीब करीब बहुत इम्पोर्टेंट थॉट लेके जा रहा है। तो देखिए, इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो C++ that is the object oriented programming language consist फॉलोइंग फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर्स है कि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, आज के डेट में हम देखें तो ये डिफिकल्ट लैंग्वेज लगती है मुझको, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे टाइप करनी पड़ती है या बहुत सारी चीजें मुझको समझना पड़ता है। और सबके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर में मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, जो कि जावा में या फिर पाइथन में मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं उसमें कोडिंग कम करता हूँ प्रोग्रामिंग में और बहुत अच्छे एप्लीकेशंस बना पाता हूँ, लेकिन C++ में ज्यादा अच्छे एप्लीकेशन मुझे बनाने में दिक्कत होती है। तो इट इज ए सेंस ऑफ लर्निंग एज की बात करें तो इट इज ए सिंपल, देन मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। तो ये लैंग्वेज और सी लैंग्वेज और जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आपका प्रोग्राम एक जो मशीन में बना है दूसरे मशीन में एज इट इज रन हो जाए तो उसे बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, और इसी को बोलते हैं हम पोर्टेबल। तो जैसे कभी कभी आप मोबाइल में पोर्टेबिलिटी यूज करते हैं, उसे पोर्ट करते हैं दूसरे नंबर पे पोर्ट करते हैं या दूसरे कंपनी पर पोर्ट करते हैं, आपका नंबर क्या है, एक ही है, लेकिन दूसरे कंपनी में जब पोर्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली चलने लगता है। इसका मतलब है कि ये पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट है कि बिना कुछ बदले आप एज इट इज अपना पूरा कॉन्टेक्ट जैसे मोबाइल में यूज करते हैं वैसा ही इस लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज आल्सो ए समवॉट मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ हम सिस्टम प्रोग्रामिंग भी बना सकते हैं। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बनते हैं, एक तो बनता है सिस्टम प्रोग्रामिंग, दूसरा बनता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग यूजर के लिए होता है और सिस्टम प्रोग्रामिंग जो होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम या फिर हार्डवेयर के लिए रहता है। तो इसके बाद आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो आपको C++ जिस आप वे में लिख रहे हैं उसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक यूज होता है, करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं, इसी ही सिंटेक्स में आपको काम करना है। तो ये स्ट्रक्चर्ड मोड में काम हो सकता है। तो अगर आप बिना स्ट्रक्चर के प्रोग्रामिंग देखेंगे तो वो बहुत ही आपका रैंडम होता था, लेकिन इसके अंदर में बहुत फिनिशिंग मोड काम होता है। तो जितना इनपुट अच्छा होगा उतना ही प्रोसेस अच्छा होता है, उतना ही आउटपुट अच्छा आता है। कभी भी याद रखेंगे, आउटपुट अच्छा लाने के लिए हमें इनपुट अच्छा करना पड़ेगा। अगर हमें रिजल्ट अच्छा लाना है तो हमें पढ़ाई इनपुट अच्छी करनी पड़ेगी, प्रोसेस अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए या हमारी बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन हमने उसके लिए इनपुट नहीं लगाया है। उसमें जब हम इनपुट नहीं लगाएंगे, फिनिशिंग मोड में हम इनपुट नहीं लगाएंगे, तो वो प्रोसेस भी नहीं होता है।
अनस्ट्रक्चर्ड जो चीजें हैं उसे प्रोसेस होने में हमें बहुत सारा माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड चीजों को हमें समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए माइंड नहीं लगाना पड़ता है, तो हम एडवांस थॉट को ला सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर में जो लाइब्रेरी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहलाती है, जिसको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं, जिसको आज हम क्लास भी बोलने लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि जितनी भी हेडर फाइल्स है वो धीरे धीरे क्लास के फॉर्मेट में आ चुकी हैं। तो ये हम बोलते हैं कि लाइब्रेरी इसके अंदर रिच होती है, रिच लाइब्रेरी की बात होती है। इसी तरह इसके अंदर में जो मैनेजमेंट है मेमोरी का बहुत ही शानदार है। इसके अंदर में आपको है ना, मतलब कोई भी, जैसे क्या होता है कि हम मेमोरी का मतलब इस तरीके से समझे, जैसे हमने अपने डेस्क टेबल में बहुत सारी पढ़ाई की, अब पढ़ाई करने के बाद सपोज करिए कि हमको दूसरी कुछ पढ़ाई करनी है, तो सारा टेबल हमें फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, या हमें पहले वाली चीजों को सब हटाना पड़ता है, फिर अपनी नई चीजों को ओपन करना पड़ता है। इस तरीके से आपका जो मैनेजमेंट है वो ट्रेडिशनल होता है। लेकिन और धीरे धीरे जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग में आएंगे तो हमारा जो मेमोरी है वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि आपका कोई भी प्रोग्राम किसी भी दूसरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करता है। उसके अंदर में बहुत अच्छा आपको सुटेबिलिटी कंसेप्ट में क्लीननेस आपको कंसेप्ट मिलता है। कोई भी डेटा दूसरे डेटा से इंटरेक्ट नहीं होता है, किसी भी डेटा को दूसरे डेटा पर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट है मेमोरी का बहुत ही शानदार इफिशिएंट मैनेजमेंट है, हमको बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेमोरी एक ऐसी चीज है जो कि आपको संभालनी पड़ेगी, जिससे हमारा इफिशिएंट आउटपुट आ सकता है, और वो भी डिजायर्ड आउटपुट आ सकता है। ठीक है, आप देखेंगे कि गार्बेज आउटपुट आने लगता है, तो गार्बेज आउटपुट नहीं लाना है हमें, किसी भी तरीके से रीडेबल या फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग या हमारे पास में जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आना बहुत जरूरी। अब ये जितनी भी चीजें हैं वो अगर स्पीड नहीं करेंगी, स्पीड अप नहीं हो पाएगा, तो हम उसका एक्चुअल में यूज नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन आपका जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको आप जल्दी से नहीं बना पा रहे हैं, विद इन टाइम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो भी पढ़ाई लिखाई है वो ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकता है। उसे यूजफुल बनाने के लिए उसमें स्पीड अप की भी बहुत जरूरत है ना। आप भी देखते होंगे कि आज के डेट में आजकल जो मोबाइल्स हैं या फिर आपका जो डेस्कटॉप है या वेबसाइट में जो आता है या मोबाइल ऐप में आता है, अगर वो ज्यादा देर लगाता है तो आपका पेशेंस खत्म हो जाता है और आप दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर में याद रखें कि आप किसी भी तरीके से सिस्टम को फास्ट बनाना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे सी से, तो ये सी प्लस प्लस थोड़ा सा फास्ट होते जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका बहुत ही उम्दा रहता है, इसमें हमें दिक्कत नहीं होता है। इसमें पॉइंटर्स का यूज होता है, जैसे सी में होता है वैसे इसमें भी होता है, और इसमें डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो सकता है। डायनेमिक आपके मतलब जैसे उसके अंदर में आपकी लिंक लिस्ट बन सकती थी, इसमें भी लिंक लिस्ट बन सकती है। तो यहाँ तक तो पॉइंटर आपको साथ दे रहा है, लेकिन जावा में पॉइंटर नहीं है, याद रखें, पाइथन में पॉइंटर नहीं है। आगे की जितनी भी एडवांस प्रोग्रामिंग है उसमें पॉइंटर्स नहीं होते हैं, केवल सी और सी प्लस प्लस में ही होते हैं। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उसमें पॉइंटर का बहुत ही ज्यादा यूज है। बिना पॉइंटर के आप अपने प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिकर्शन। आप अपनी ही प्रोग्राम को एक से ज्यादा बार कॉल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिकर्शन। यानी कि इसको हम एक्चुअल में दो मेथोलॉजी होती है कंप्यूटिंग की, एक होती है इंडक्शन और एक होती है इटरेशन।
तो इटरेशन से हम प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर इंडक्शन मेथड के द्वारा भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो याद रखिए कि इटरेशन प्रोग्राम जो आपका बनता है वो किसके द्वारा बनता है, वो बनता है लूपिंग के कंसेप्ट से। जैसे लूपिंग में आप देखते होंगे ना, आपका फॉर लूप आपने लगाया है तो वो इटरेशन का कंसेप्ट आपको देता है, यानी 1 होगा 2 होगा काउंटर जैसा। लेकिन रिकर्शन में ऐसा नहीं होता, इसमें इंडक्शन होता है। अगर हम इंडक्शन का कंप्यूटिंग करेंगे तो इसके अंदर में हमें एज इट इज जो फॉर्मूला दिया रहता है उसे हम सिमुलेट कर सकते हैं। वहां जैसे हमारे पास में एक फैक्टोरियल प्रोग्राम है, तो फैक्टोरियल प्रोग्राम जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो इस तरीके से आप अगर अपने प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो उसे रिकर्शन बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जो होता है आपका इटरेशन में इस तरीके की चीजें नहीं बन सकती है, फॉर्मूला बेस्ड काम नहीं होता है। वो जो सिमुलेशन होता है वो एक आपका आईक्यू है, आप उस तरीके से काम कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स है, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिबल, यानी आप अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ से एक नई आपको अप्रोच मिलना स्टार्ट हो जाती है कि आप अपने चीजों को एक्सटेंड कर सकते हो, यानी आपने एक बेस क्लास बनाया, उसका आपने डिराइव क्लास बनाया। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने से फायदा ये है कि हमें अपने प्रोग्राम को फिर से ABCD से नहीं लिखना पड़ता है, स्टार्टिंग से नहीं लिखना पड़ता है। हमारे पास जो चीजें हैं वो रीयूज हो जाती हैं। तो ये प्रोग्राम आपके एक्सटेंड मोड में चलते हैं। जावा तो बहुत ही, पाइथन जावा इतने एक्सटेंडेबल मोड में काम करते हैं कि आपको मतलब स्क्रैच से लिखना, आपको स्टार्टिंग से लिखना ABCD से या किसी चीज का 1 2 3 करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी चीज पढ़ी है उसका, जैसे सी पढ़ा है आपका, अब C++ आप पढ़ रहे हैं, अब मैं फिर से सी पढ़ाऊंगा आपको, तो फिर आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो फिर से सर वही पढ़ाने लग गए। तो इट इज एक्चुअली नोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए एक्सटेंसिबल। इसके बाद इसमें जो थॉट आता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आता है, यानी कि हम अपना जो डील कर रहे हैं वो एल्गोरिथम बेस नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं। हमारा जो फोकस वर्ड है वो है ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसके अंदर में ये जो 11 आपको फीचर्स बता रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से और भी समझिए, उसको गूगल करके समझिए। जितना भी आप बार बार पढ़ेंगे आपके थॉट बनने चाहिए। ठीक है, रटा रटाया चीज तो एक होता है, लेकिन उससे आपका बहुत फायदा नहीं हो सकता है। इसके बाद एक और चीज है, इट इज ए कंपाइल्ड बेस। ठीक है ना, ये कंपाइल करके ही प्रोग्राम का आउटपुट हम लेके आ सकते हैं। अब हम पैराग्राफ वाइज समझ लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, इट इज ए सिंपल, तो सिंपल का मतलब क्या है कि C++ इज ए सिंपल प्रोग्राम in the sense that it provide a structured approach। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमें प्रोवाइड करती है कि हम अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज ए सिंपल टू मेक ए प्रोग्राम। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इट इज रिच इन द सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, इट इज आल्सो रिच इन द डेटा टाइप। तो ये एक बहुत अच्छी सी बात मैंने आपको बताई कि जब सिंपल की बात करें तो हम किस सेंस को लेके बात करते हैं वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल की अगर बात करें तो सेंस क्या आएगा, दिस इज अनलाइक ए असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हमारा जो प्रोग्राम है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। हम जिस असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम बना रहे हैं उसी लैंग्वेज, उसी मशीन में वो प्रोग्राम रन होगा, दूसरे में नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि C प्रोग्राम है वो हम किसी भी दूसरे मशीन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद लिटिल बिट और नो चेंज। ठीक है ना, अगर थोड़ा चेंज करना है तो चेंज करने की जरूरत पड़े तो बड़ी बात है, अदरवाइज बिना चेंज के आप अपने प्रोग्राम को किसी भी उसमें रीड कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से एक चीज आपको समझा दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और
हाँ, मशीन इंडिपेंडेंट में बहुत फर्क होता है। तो मशीन का मतलब है हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म का मतलब है सॉफ्टवेयर। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से भी, जैसे अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं से विंडो में बना रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम विंडो में रन होगा, हमारा प्रोग्राम लाइनेक्स में एग्जीक्यूटेबल फाइल रन नहीं होगी। तो ये जो प्रोग्राम है वो आपके, जैसे अभी मैंने कोई सी पेपर से प्रोग्राम बनाया, तो क्या मैं उसे डायरेक्टली मोबाइल में रन कर सकता हूँ? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल इज रनिंग ऑन द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मार्केट में ज्यादा जरूरत है। मतलब मशीन इंडिपेंडेंट के साथ साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना भी कंपलसरी होती है। नाउ दिस इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल का मतलब जो सी में होता है वही सेंस है इसमें। तो इसके अंदर में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि सी प्लस प्लस इज ऑल्सो यूज टू डू ए लो लेवल प्रोग्रामिंग, यानी आप अपने सिस्टम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। इट इज यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, एक सिस्टम एप्लीकेशन होता है और एक आपका यूजर एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें कि हम अपने यूजर्स के लिए बनाते हैं। लेकिन सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि मैं कर्नल बना रहा हूँ, यानी कि मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ, मैं ड्राइवर बना रहा हूँ, यानी किसी भी सिस्टम का मैं हार्डवेयर को रन करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। ड्राइवर का मतलब होता है हार्डवेयर का रन करने के लिए प्रोग्रामिंग। तो इट इज आल्सो सपोर्ट द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। भाई मिडिल का मतलब ये नहीं है कि लो को ही ध्यान दें, मिडिल का मतलब ऊपर भी ध्यान दें, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ ध्यान दें। तो हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ ध्यान देंगे तो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूजर के लिए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। नाउ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए भाई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब वही है कि इसके अंदर में जो होता है वो आपके बेसिकली छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बना सकते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट दिया गया है। तो जैसे आपके पास में छोटे छोटे मॉड्यूल्स से प्रोग्राम बनता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होता है, वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू मॉडिफाई होता है। तो जितना छोटा प्रोग्राम रहेगा उतना जल्दी वो अंडरस्टैंड होगा, उतना जल्दी ही मॉडिफाई हो सकता है। बड़े प्रोग्राम को समझने में और उसे हमें मॉडिफाई करने में समय लगता है। नाउ इट आल्सो रिच इन लाइब्रेरीज। तो इसके अंदर में जो लाइब्रेरी है जिससे हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, और वो हमारे डेवलपमेंट को बहुत फास्ट कर देता है। भाई जितनी रेडीमेड चीज होगी उतनी जल्दी हम, जैसे हमको अगर किचन में खाना पकाना है तो सारी चीजें अगर रेडीमेड हो गई तो आपके लिए बहुत जल्दी फूड आपके टेबल पर आ सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे आपके जो अनफिनिश्ड रहेंगे उसके अंदर में एलिमेंट्स, तो आपको बहुत सारी चीजों में पहले प्रोसेस करके उसे फिनिशिंग मोड में लाना पड़ेगा, उसे ऑपरेशन मोड में लाना पड़ेगा, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि मुझे कॉपी में मैंने लिखा है 2 3 4 5, ऐसे मैंने 5 नंबर लिखे हैं। अब मैंने कॉपी में लिखा है, अब मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली उसे प्रोग्रामिंग में सॉल्व कर सकूं, तो मुझे सबसे पहले कीबोर्ड से वो नंबर टाइप करने पड़ेंगे। ऐसा भी तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं कि वो कैमरे से उसे हम कैप्चर कर ले और फिर वहां से हम नंबर को रीड करें, और फिर हम समझें कि इसके अंदर में एडिशन करना है कि नहीं, तो हम उसको समझ के फिर एडिशन भी कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होते हैं ये आपका और डीप लर्निंग के कंसेप्ट आ जाते हैं कि आपको कैसे करना। अभी आप जो भी कर रहे हो वो कीबोर्ड से आप बहुत फिनिश मोड में न्यूमेरिक नंबर इंटर करते हो, तो उसको कंप्यूटर को ज्यादा प्रॉब्लम उसकी रीडिंग में नहीं होता है। इसी तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी मैनेजमेंट को तो वैसे मैंने अच्छे से बताया है, और एक बार आप समझिए कि ये आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करता है।
ठीक है। एक तो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जहां पर हम अपने रन टाइम में नहीं बदल सकते हैं, अगर जितना है उतना ही मेमोरी एलोकेट होता है। लेकिन डायनेमिक मेमोरी में मतलब जहां हमको मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा जरूरी पड़ता है, हम थोड़ा सा शफलिंग भी कर सकते हैं। तो ये शफलिंग ऑफ मेमोरी आपके स्टैटिक में नहीं हो सकती है, लेकिन डायनेमिक में मेमोरी जो एलोकेट आपने किया है उसको आप शफल कर सकते हैं। कभी आप खाली वाली मेमोरी को मर्ज कर सकते हैं और जितने भी यूज एलोकेशन है उसे आप एक तरफ ले जा सकते हैं। तो जैसे इन बिटवीन कोई आपकी जगह खाली है तो और आपका प्रोग्राम ज्यादा मेमोरी का है, तो हम उसे फिट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी मेमोरी फ्री है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर हम उसमें अपना नया प्रोग्राम एलोकेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एलोकेशन के लिए बहुत अच्छे से कंसेप्ट है। हम अपनी मेमोरी को एक्चुअली फ्री कर सकते हैं इन द C++ लैंग्वेज। इसके अंदर जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो एक्चुअल में मैनुअली, जैसे हम इस कंस्ट्रक्टर अभी आपको पढ़ाएंगे तो वहां से आपको इसका कंसेप्ट समझ में आएगा कि गार्बेज का मतलब क्या होता है। गार्बेज कलेक्टर इसके अंदर में कंस्ट्रक्टर से बनने लगता है। सी में गार्बेज कलेक्टर नहीं होता है, पूरा का पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही करना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर बच्चे खाना वाना खा के टेबल से चले गए तो साफ सफाई का काम भाई मदर को ही करना पड़ता है। लेकिन C++ में ऐसा नहीं है। C++ में जो भी ये मेमोरी यूज करता है, जितना भी पूल से लेता है, क्योंकि एक फ्री पूल होता है, वहां से मेमोरी लेगा, ये वहां से मेमोरी लेके यूज करेगा और फिर वहां से मेमोरी डिलीट करेगा, फ्री करेगा और फिर जहां से लिया है वो मेमोरी दे देगा। तो ये ज्यादा फायदेमंद प्रोसीजर कहलाता है। बनस्पत हमने मेमोरी लिया और हमने उसको यूज किया और फिर उसको हमने छोड़ के चले गए। फिर गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, कहाँ कहाँ फ्री मेमोरी पड़ी है उसको इकट्ठा करना शुरू करेगा, है ना। जैसे मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट में जो भी आपके मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं उसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास एक एल्गोरिथम या एक प्रोग्राम रहता है, वो फ्री स्टोरेज को इकट्ठा करने की बात करता है। नाउ स्पीड अप, तो जो भी कंपाइलेशन आप कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो हमारा फास्ट हो जाता है। हाँ, ये जरूरी है कि हमारा पूरा प्रोग्राम रन होना चाहिए तभी वो फास्ट होगा। लेकिन हमारे पास में कंपाइलेशन प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट हो सकता है प्रोग्राम का स्पीड। नाउ पॉइंटर, पॉइंटर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आपके मेमोरी को हम पॉइंट करके भी यूज कर सकते हैं। एक तो वेरिएबल के द्वारा कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को। देखो मेमोरी में क्या है, वैल्यू आपकी दो तरीके से हम स्टोर, देखिए हमने लिया इंट a सेमीकोलन C in A। अब a को हमने एक्चुअल में कहीं पर रखा है मेमोरी में, और जब हमें a स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम उस वैल्यू के जो भी नेम दिए हैं उसके द्वारा काम करें। दूसरा कंसेप्ट है कि हम उसे पॉइंटर के द्वारा, यानी कि विदाउट वेरिएबल के नाम के द्वारा भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से पॉइंटर को आप स्ट्रक्चर में या फंक्शन में या एरे में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा हमने सी में भी देखा था, उसी को हम C++ में देखेंगे। नाउ रिकर्शन क्या है भाई, रिकर्शन आपका वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि अपने ही प्रोग्राम को मैं अगर बुला सकूं तो उसे मैं रिकर्शन बोल सकता हूं, जिसमें मैं एक चीज आपको नया एक टर्म दे रहा हूं यहाँ पर, दैट इज द कोड रीयूजिबिलिटी। तो कोड को अगर रीयूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम को आप एक्सटेंसिबल कर सकते हैं, यानी आप अपने प्रोग्राम को किसी दूसरे के साथ भी जोड़ सकते हैं। दिस इज द एक्सटेंसिबल प्रॉपर्टी ऑफ द C++ लैंग्वेज। तो ये एक नई प्रॉपर्टी है जो कि C में नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ना चाह रहे हैं कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किस तरीके से वेरिएबल का हम C++ में करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होता है, एक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन होता है। तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का मतलब हमने अपने प्रोग्राम
में दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं। डिक्लेरेशन जिसको आप बोल रहे हैं, तो डिक्लेरेशन आपने कर दिया, जितना आपको वैल्यू वेरिएबल से करना आपने कर लिया, उसके बाद ही आपको सी में क्या होता है कि आपका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद आता है। यानी मैं अगर सी लैंग्वेज यानी डॉट सी लैंग्वेज में इसकी क्लियर स्क्रीन भी लिख रहा हूं, तो वो अगर मैंने इंट ए के पहले लिखा है ना, कितने लोगों को मालूम है कि इंट ए के पहले सी लैंग्वेज में, मतलब आप लोग मैक्सिमम चीजों को समझेंगे कब, जब आप है ना एक्सटेंशन को साथ लेके चलेंगे। तो डॉट सी को साथ लेके चल रहे हैं तो वो सी लैंग्वेज कहलाती है, लेकिन डॉट सीपीपी को साथ लेके चल रहे हैं तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कितने लोगों को पता है कि सी डॉट सी लैंग्वेज में इंट ए के पहले हम क्लियर स्क्रीन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत लोगों को पता होगा। तो ये चीज को आपको यहाँ फिर से समझा रहा हूं मैं, देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पे पहले एक प्रोग्राम देख लीजिए, उससे फिर थ्योरी आपको समझ में आएगी। ये आपके पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए कि मैंने जो इंट यूज किए हैं, तो ये जो इंट यूज किए हैं मैंने इन रिक्वायरमेंट के जगह किए हैं। मैंने देखिए इंट बी को यूज किया जब मुझे बी को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी, तभी मैंने इंट बी किया है। मैंने इंट आर कब किया है, जब मुझे आर की जरूरत पड़ी तब किया है। मैं चाहूं तो इंट ए कॉमा बी कॉमा आर भी कर सकता हूं, लेकिन इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस टाइप के मेथड को बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे मैं जो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल यहाँ पर ए है, बी है, आर है, तो ये वेरिएबल्स है। और इन वेरिएबल को मैं डायनेमिक इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यानी कि जहां पर जरूरत है वहां पे ही मैं इसे यूज कर रहा हूँ। पहले से डिक्लेयर करने की जो आदत है वो मुझे नहीं आती। अब देखिए सी लैंग्वेज में क्या है कि मुझे प्लानिंग बहुत करनी पड़ती थी कि भाई पहले क्या क्या मुझे वेरिएबल के नाम रखने हैं, उन्हें डिक्लेयर करना, ये सारी चीजें मुझे सी में करनी पड़ती थी। लेकिन सी प्लस प्लस में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन डू दिस टाइप ऑफ द प्रोग्राम, बहुत बढ़िया बन सकता है। तो इसमें क्या है, आपको प्रोग्राम के वेरिएबल्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने क्या डिक्लेयर किया था कि नहीं करा था, फिर प्रोग्राम के ऊपर आओ, फिर वाइड मेन के पास बहुत दिक्कत होती है जब आप बड़े प्रोग्राम लिख रहे हैं। देखिए छोटे प्रोग्राम को तो आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोग्राम में जैसे आपके पास में मतलब पेज अप और पेज डाउन इस तरीके के बहुत बड़े बड़े कीज जब चलेंगे, जैसे आपने अभी तक जो प्रोग्राम लिखे होंगे वो कितने बड़े प्रोग्राम, मतलब कितने लाइन का आपने प्रोग्राम लिखा होगा, ज्यादातर आपने 50 के लिखे होंगे, 100 लाइन के लिखे होंगे, पर ये भी एक मैक्सिमम लाइन पर ही काम करते हैं। ठीक है, आपने 5000 लाइन का प्रोग्राम लिखा था, और 5000 लाइन के प्रोग्राम में आप अपने वेरिएबल को कहाँ तक ढूंढोगे कि कहाँ डिक्लेयर है कहाँ नहीं डिक्लेयर है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंसेप्ट है वो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के कंसेप्ट आते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी में देखिए यही लिखा है कि इन सी लैंग्वेज a variable must be initialized using a constant expression, and C compiler would fix the initialization code at the time of compilation। तो सी लैंग्वेज में सारी व्यवस्थाएं जो थी वो आपकी स्टैटिक थी, यानी उसको हम कंपाइलेशन प्रोसेस में पहले से ही फिक्स कर देते थे कि भैया ये चीज डिक्लेयर हो रही है। जैसे यहाँ इंट ए हो रहा है, ये इंट बी, ये पहले से नहीं हो रहा है, तो जब ये सी इन एग्जीक्यूट होगा तब जाके ये एक्चुअल में फिक्स होगा कि बी को कितना मेमोरी की जरूरत है। तो इन एडवांस मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको फिर फिक्स करते जाऊंगा कि अब 2 लगेगा, अब 2 लगेगा। जैसे मैं इंट ए को करूंगा तो यहाँ 2 बाइट मेमोरी लगी, फिर इंट बी को करूंगा फिर थोड़ी देर बाद फिर 2 बाइट मेमोरी लगी, फिर इंट आर को करूंगा फिर 2 बार मेमोरी लगी। तो इस तरीके से मुझे अपने कंपाइलर को मेमोरी एलोकेशन के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज में क्या था, इंट ए कॉमा बी कॉमा आर, यानी आपको हर चीज एक जगह थी, आपने क्या किया उसको पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि 2 + 2 + 2 यानी 6 बाइट्स मुझे चाहिए पहले से प्रोग्राम में रन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 बाइट में ही प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई आगे 2 बाइट लगना है, फिर 2 बाइट वो सोचेगा जब लगना है। तो इट इज लाइक दैट डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। पर C++ however permit the initialization of variable at
रन टाइम। तो ये चीज को आपको रट लेना है कि C++ परमिट्स इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एट रन टाइम। ये रट लीजिए लाइन को, ठीक है। नाउ दिस रिफर टू एज ए डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो इसको हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, इसमें एक स्पेलिंग गलत है, इसको देख लीजिएगा। तो इट इज टर्म एज ए डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इसी चीज को जो वेरिएबल रन टाइम में इनिशियलाइज होती हैं उसे बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो in C++, a variable can be initialized at a runtime using expression at the place of declaration। तो जहां उसका प्लेस होगा वहां पर ही वो एक्चुअल में इनिशियलाइज होगी। तो ये आपको मैं समझा रहा था। एक और आज चीज बताऊंगा मैं, फिर आज हम क्लास यहाँ पर कर देंगे फिनिश। तो रिफरेंस वेरिएबल ये भी एक नया फीचर्स है आपके C++ प्रोग्राम में। इसको आप ध्यान से कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से लिखिए, बहुत यूजफुल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसको रिफरेंस वेरिएबल को हम किस तरीके से समझते हैं और प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसको बस ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है कि आप अपने वेरिएबल का रेफरेंस लेके काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ए रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो एक होता है एक्चुअल वेरिएबल, एक होता है रेफरेंस वेरिएबल। एक्चुअल वेरिएबल में जब भी काम करेंगे तो जो दिख रहा है उसी को रीड कर रहे हैं और उसी को समझ रहे हैं। पर रेफरेंस वेरिएबल बहुत ज्यादा हिडन कंसेप्ट में काम करता है। इसमें हमें वो दिखता ही नहीं है, हम जो उसमें प्रोसेस कर रहे हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, और अल्टीमेटली जो भी हमने रेफरेंस लिया है उसी में अपडेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, C++ introduce a new kind of variable that is known as a reference variable। भाई इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर बार इसी को पूछेंगे। एक डायनेमिक इनिशियलाइज लिखते जाइए कहीं पर आप लोग, ये है ना टॉपिक लिखते जाइए। टॉपिक लिखना बहुत जरूरी है, बाद में चीज समझना तो देखिए हर बार आप समझते रहोगे, ठीक है। तो जितने बार आप पढ़ोगे उतना अच्छा समझ जाओगे आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये एक नया फीचर्स आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली प्रोवाइड एन एलाइस, ठीक है। कितने लोगों को वर्ड मालूम है एलाइस? इट इज ए न्यू वर्ड, है ना, ये आपके लिए एक नया वर्ड है। एलाइस का हिंदी में जैसे मैंने समझा है, जिसको मैं बोल सकता हूँ उर्फ, यानी राम उर्फ श्याम उर्फ मोहन। ऐसे उर्फ का मतलब होता है कि इसके जगह ये नाम है, इसके जगह व्यक्ति एक ही है ना। एलाइस का मतलब आपका अल्टरनेटिव नेम है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका भी घर में एक नाम होगा, कॉलेज में एक नाम है, भाई आप व्यक्ति तो एक ही है ना, आप कोई व्यक्ति अलग नहीं हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चोर जैसे लोग रहते हैं जो चोरी करते हैं, वो एक सिटी में एक नाम रख लेते हैं, दूसरे सिटी में एक नाम रख लेते हैं, तीसरे कंट्री में भी बदल सकते हैं, कंट्री वाइज चोरी करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उनका नाम बदल बदल के वो काम करते हैं। उनका आधार नंबर बदल लिया, उनका आप सपोज करिए कि पैन कार्ड बदल लिया, उनका मतलब हर चीज वो इस तरीके से। आजकल आपकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, उसमें आप थोड़ा फेस भी बदल सकते हैं। मतलब मैनी कंसेप्ट नाउ इन द वर्ड इज देयर कि यू कैन चेंज द यूर अपीयरेंस बट यू आर द सेम, आप तो एक ही हो। तो इसको बोलते हैं एलाइस। इसको मत भूलना, इट इज ए न्यू वर्ड फॉर यू, इसको याद। तो इट इज एलाइस फॉर ए प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। तो अब देखिए इसको प्रोग्राम में बस आप समझ जाओगे तो मेरा आज का काम सफल हो गया, ठीक है। अब कितने लोग रेडी हैं समझने के लिए? जरा हाथ उठाओ, जोरदार ताकत से हाथ उठाओ, लास्ट बार उठा दो कि कितने लोग रेडी हैं इस प्रोग्राम को। हालांकि प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं है और आपको भी बोर नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को बहुत इसमें है ना इंटरेस्ट आता है, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल एक इतना चमत्कारी वेरिएबल है कि आपको भी लगेगा कि अरे यार ये मतलब क्या चीज आ रहा है। बहुत लोगों ने हाथ उठाया, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोग मतलब भूख लग रही है लेकिन फिर भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। बस मैं आपको 5 मिनट और लूंगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट थॉट दे रहा हूँ। सबसे पहला थॉट ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहला थॉट क्या है? इट इज ए फ्लोट
एज ए टोटल इज इक्वल टू 100। इस लाइन में देखिए कितनी चीजें छिपी है, अरे बाप रे कितनी चीजें मेरे को दिख रही है। आपको एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, कितनी चीजें दिख रही हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे तो केवल एक, देखिए देखने वाले की नजर है कि उसको क्या इसके अंदर दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक चीज दिख रही है, नहीं, दो चीज दिख रही है, नहीं, तीन चीज भी दिख रही है। मेरे को तीन चीज दिखने लग रही है, देखो ध्यान से। फ्लोट यानी आपको पहली बात है कि अगर मैं केवल इतने को समझता हूं तो ये एक पहली चीज हो गई। तो पहली चीज क्या है, नहीं पहली चीज इसको समझिए कि आप फ्लोट है, ये फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। तो उसके बाद में ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है भाई, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। तो पहली चीज याद रखना है कि ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरी चीज क्या याद रखोगे आप, एक सेकंड थोड़ा सा पावर को भी भैया भूख लगती है, पावर को भी लगाना पड़ता है तब जाके पावर दे पाएगा, ठीक है ना। ओके तो लेट, यहाँ पे देखिए पहली चीज मुझे क्या दिखा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ओके तो इट इज ए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये दिखा कि ये जो टोटल है इसे आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई कि इसे आपने टोटल को फ्लोट बना के डिक्लेयर कर। तीसरी बात क्या, इसी स्टेटमेंट को हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो तीन बातें हो, पहली बात डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, दूसरी बात टोटल को फ्लोट बनाना, डिक्लेयर करना, तीसरी बात इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, चौथी बात ये बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे टोटल को आपने 100 बना दिया है। टोटल को क्या बना दिया है, 100 बना दिया है। यानी कि चार चीजें यहाँ पर छुपी हुई हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज को याद रखें कि टोटल यहाँ पर डिक्लेयर हुआ एज ए फ्लोट, टोटल यहाँ पर डिक्लेयर हुआ साथ में इनिशियलाइज भी हुआ जिसका वैल्यू हमने फिक्स किया है 100। तो ये चार चीजें यहाँ पर छिपी थी। अब देखिए एक और स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, फ्लोट एपरसेंट साइन सम इज इक्वल टू टोटल। अब इसमें कितनी चीज छिपी हुई है, इसमें जितनी पुरानी वाले में छिपी थी वो तो उतनी छिपी है, उसके साथ साथ और भी चीजें छिपी है। क्या चीज छिपी है, देखिए यहाँ पे जो सम है ये एक वेरिएबल है, टोटल क्या है ये भी एक वेरिएबल है। तो ये दो वेरिएबल तो यहाँ दिख ही रहे हैं। अब इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है भाई, ये जो वेरिएबल है ये आपका पहला यानी कि प्रीवियस वेरिएबल को रिप्लेस करेगा इस 100 से, ठीक है। और यहाँ पे एक और नाम नया दे रहे हैं इस टोटल का, ये रेफरेंस वेरिएबल का सिंटेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो टोटल है ना, टोटल ये जो टोटल है इसकी वैल्यू कितनी है 100 है। तो यहाँ पर जो सम है वो, अब ऐसा नहीं कि सम इज इक्वल टू वो 100 हो गया, सम किसको पॉइंट कर रहा है, सम तो टोटल को रिफरेंस बना के कर रहा है। उसे नहीं पता है कि 100 लिखा है आपने कि कितना लिखा है, उसे तो केवल ये पता है कि भाई मैं टोटल को देख रहा हूं, टोटल में जो चीज लिखी है वो ही मैं समझूंगा। तो अभी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सम जो है रिफरेंस वेरिएबल है और वो किसका रिफरेंस ले रहा है, टोटल का ले रहा है, और टोटल पहले से ही 100 है। तो इनडायरेक्टली सम के पास क्या है, टोटल है, यानी कि सम के पास कितना है 100 है। तो अब देखिए 100 दो जन के पास है, एक सम के पास भी है एक टोटल के पास भी है। तो अगर मैं इसे मैं आउटपुट करना चाहूं तो देखिए क्या मिलेगा मेरे को, आउटपुट इज टोटल एंड टोटल। ये टोटल क्या है, सब स्ट्रिंग है, ये क्या है आपका वेरिएबल है। तो इस टोटल को मैं रिप्लेस कर दूंगा 100 से। अब ये सम मेरा स्ट्रिंग है और ये सम को मैं रिप्लेस कर दूंगा 100 से। तो मुझे आउटपुट क्या मिला, टोटल इज इक्वल टू 100 एंड सम इज इक्वल टू 100। तो यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, इस स्टेटमेंट में समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को समझिए आप, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 100। अब देखिए यहाँ पे मैं टोटल को पुराने टोटल में से 100 जोड़ने के बाद 200 चाहता हूं। तो नया टोटल में कितना मिलेगा, अब
200। इस स्टेटमेंट के पहले टोटल में कितना था, 100 था, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद टोटल में कितना रहा, 200 रहा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सम में कितना रहेगा। अगर सम में आपका बदली होती है तो वो रेफरेंस वेरिएबल मेरा काम कर रहा है, अदरवाइज मेरे पास में सम तो अभी डायरेक्टली तो नहीं है, इट इज ए इनडायरेक्ट। तो मैं टोटल को बदल रहा हूं, मैं टोटल को बदलूंगा तो मेरा सम बदलेगा कि नहीं। तो दिस इज द वन क्वेश्चन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा टोटल इज इक्वल टू 200, क्योंकि ये मैंने सम कर दिया, लेकिन साथ ही साथ सम इज इक्वल टू 200 भी मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने अपने टोटल में 100 जोड़ा है और टोटल मेरा सम को रिफरेंस बना के काम कर रहा है। तो इनडायरेक्टली टोटल चेंज होगा तो सम चेंज होगा। तो ये एक तरीका हो गया सम को चेंज करने का। अब एक और तरीका देखिए कि मैंने सम को ही चेंज कर दिया तो क्या टोटल में चेंज होगा। ये भी एक कहानी बड़ी प्यारी है ना। अगर मैं रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो क्या इस टोटल में और सम में फिर से मेरा 300 आएगा। अगर ये आ जाता है तब तो भाई मेरा रेफरेंस वेरिएबल 2 वे काम स्टार्ट कर दिया है। यानी टोटल को मैं चेंज करूं तो सम में चेंज हो रहा है और सम में चेंज कर रहा हूं तो टोटल में चेंज हो रहा है। तो देखिए खास बात यह है कि व्यक्ति इसमें कौन सा है, सम व्यक्ति है कि टोटल व्यक्ति है कि 100 व्यक्ति है। तीन चीजों में से ध्यान से समझ के बताइए कि व्यक्ति इसमें कौन सा है। देखिए एक है राम, एक है श्याम। एक्चुअल राम और श्याम तो नाम है, व्यक्ति कौन है यहाँ पे, व्यक्ति का मतलब वैल्यू होती है ना, फिजिकल चीजें। तो 100 जो है यहाँ पर फिजिकल चीज है। तो व्यक्ति मेरा यहाँ पर 100 है। अगर 100 में टोटल के द्वारा चेंज होती है तो 200 हो जानी चाहिए, तो वो हो गई। अब सम के बाद फिर से 100 जुड़ जाना चाहिए तो ये 300 हो जाना चाहिए। अगर ये 300 व्यक्ति में हो जाता है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में हो जाता है तो मेरा रेफरेंस वेरिएबल काम कर रहा है। आप बहुत ख्याल से चीज को प्रोग्राम को रन करके देखिएगा कि पहले वाले सी आउट में मिलेगा 100, दूसरे वाले में मिलेगा 200 और तीसरे वाले में मिलेगा 300। तो ये रेफरेंस वेरिएबल का चमत्कार है, ये एलाइस का चमत्कार है कि हम अपने फिजिकल वैल्यू में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। भाई 100 को नॉर्मली चेंज करते आप आए हैं किससे, आप आए हैं नॉर्मल वेरिएबल से, जिसको वेरिएबल यानी कि टोटल लिखा है, बस केवल टोटल को ही आप चेंज करते हैं, आपका 100 वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब आपने आज नया चीज सीख ली कि भाई एलाइस भी कोई चीज होती है। अगर हम एलाइस बना दे तो भी मेरा ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो सकती है, और ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो सकती है तो उसका जो ओरिजिनल नाम रखा है उसमें भी चेंज मिल रहा है। यानी पूरी तरीके से मेरे वैल्यू में चेंज हो रही है, उससे जुड़े हुए जो भी नाम है वो चेंज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने अपने लाइफ लॉन्ग में पहली बार समझा है इस चीज को। आप इसको 10 बार देखिए, 10 बार समझिए और भी गूगल करिए, प्रोग्राम करिए, एनी हाउ किसी भी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। तो आज हम लोग यहाँ पे इस चीज को क्लोज कर देते हैं, बाकी कल और